बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो पेज नंबर 145। मेरे पास तो बुक नहीं है, तो मैंने ये PDF से थोड़े से प्रिंट ले लिए। तो आप लोग के पास अगर बुक होगा तो ज़्यादा समझ आएगा। तो आप लोग बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 145 निकालें एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन सुने, MCQ नंबर 1। MCQ नंबर 1 सुने, कह रहा है कि यू पुश अ हेवी क्रेट डाउन अ रैंप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी only 4 forces act on the crate. Which force does the greatest magnitude of work मांग रहा है। अच्छा, याद रखें, अगर उसने कहा कि नेटवर्क डन, तो नेटवर्क डन तो 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ना, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स 0 है। और अगर नेट फोर्स 0 होगा तो हमें पता है कि जब नेट फोर्स 0 होगा तो नेटवर्क डन भी 0 होगा। तो नेटवर्क डन 0 होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में नेट फोर्स 0, नेटवर्क डन 0। लेकिन वो नेटवर्क डन नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है the work done by the each forces. Option A frictional force, option B force of gravity, option C normal force, option D you pushing the force you pushing. Okay, तो चलो इसको समझते हैं। तो पहले देखें, ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। ओके, और इस पे एक क्रेट है, ये हमारे पास है एक क्रेट। ओके, इस क्रेट को हम पुश कर रहे हैं और ये हमारे पास एक क्रेट है। अब हम इसको पुश कर रहे हैं डाउनवर्ड, तो ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। एक इस पर वेट है विच इज वर्टिकली डाउन, दैट इज द वेट विच इज वर्टिकली डाउन, एंड दैट इज द नॉर्मल फोर्स Fn। ओके, एंड देयर इज अ फ्रैक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन। क्रेट नीचे जा रहा है तो फ्रैक्शन ऊपर होगा। तो कितने फोर्स हुए, 4 फोर्स हुए। कौन कौन से, अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वेट और ये फ्रैक्शन फोर्स। अच्छा, तो पहले तो ये देख लें कि इसको देखें, ये वेट को, ये वेट और ये जो नॉर्मल फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स। नजर आ रहा है ना, ये नॉर्मल फोर्स का क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, और ये वेट का लाइन ऑफ एक्शन है। तो वेट का लाइन ऑफ एक्शन और नॉर्मल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपस में थीटा बना रहा है। आपस में क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। और अगर आपस में एंगल बना रहा है तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। तो मैंने वेट को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, एक को मैंने कहा Wx और एक को मैंने कहा Wy। तो एक को मैंने Wx कहा, दूसरे को मैंने कहा Wy। तो ये साइड Wx है और ये साइड Wy। थोड़े से कैमरे में देख लूंगा कि साफ नजर आ रहा है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इस MCQs को मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं डिटेल से इसको स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, Wx में और Wy। अच्छा, तो अगर आप देख लें, Wx और नॉर्मल फोर्सेस को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम इन सब का अलग अलग फोर्स डिस्कस करें। तो अब वेट के दो बच्चे आ गए, अब Wx और Wy आ गए। इसका मतलब अब वेट को डिस्कस नहीं करेंगे, अब इसके बच्चों को डिस्कस करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब 4 फोर्सेस नहीं है, 5 फोर्सेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। बुक ने कहा कि 4 फोर्सेस, नहीं, मैं 4 की बजाय 5 फोर्सेस डिस्कस कर रहा हूँ। तो कितने फोर्स हो गए, 5। वेट का बच्चा एक Wx है और एक Wy। वेट को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं ना, तो ग्रेविटी फोर्स का बच्चा है Wx और Wy। कितने फोर्स हैं, 5। अच्छा, तो पहले देखते हैं वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। तो वर्क डन बराबर है Fd cos थीटा, वर्क डन Fd cos थीटा के बराबर है। और नॉर्मल फोर्स 90 एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। कितने एंगल बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डाउन हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट डाउन हो रहा है और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है तो कितने एंगल बना रहा है, 90। नो वर्क डन। तो नॉर्मल फोर्स जो है ये कोई वर्क डन नहीं कर रहा। अब चेक कर रहे हैं Wx को, Wx किधर है, Wx डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट इस तरह है। Wx इस तरह है और डिस्प्लेसमेंट इस तरह है, ये भी 90 एंगल बना रहा है। तो Wx का भी वर्क डन 0
WX का भी वर्क डन 0, क्यों? क्योंकि WX भी डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड इस तरफ और ये WX है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, इसका भी वर्क डन 0, इसका भी वर्क डन 0, क्योंकि ये कितने एंगल बना रहे हैं, 90 एंगल बना रहे हैं। अच्छा, अब ये WY को देखिए, ये WY तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, ये WY तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, WY भी इस तरह है। अच्छा, तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये WY जो है, WY भी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में इस तरह है और ये अप्लाइड फोर्स भी इस तरह है। तो अप्लाइड फोर्स भी नीचे है और WY भी नीचे है, दोनों सेम डायरेक्शन है। अच्छा, तो अब WY को देखें, WY डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, यस। अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में है, यस। लेकिन 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 ये देखिए, ये अप्लाइड फोर्स वर्क डन कर रहा है, यस। क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितने के बना रहा है, 0, और का 0 मैक्सिमम, तो ये वर्क कर रहा है, तो अप्लाइड फोर्स वर्क कर रहा है। WY वर्क कर रहा है, यस। क्यों? क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट डाउन हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में, तो ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। अब फ्रैक्शनल फोर्स को देखिए, फ्रैक्शनल फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो एंगल कितना बना, एंगल बना FD cos 180 और cos 180 -1, तो ये भी वर्क कर रहा है लेकिन अपोजिट में, यानी मैक्सिमम वर्क कर रहा है लेकिन अपोजिट में। तो तीन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन, एक WY और एक हमारा अप्लाइड फोर्स। तो इन तीनों में मुकाबला है, फ्रैक्शन में, WY में और अप्लाइड फोर्स के दरमियान मुकाबला है कि कौन ज्यादा वर्क कर रहा है। अच्छा, अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लें। ये WY तो ग्रेविटी का बच्चा है और ये F हमारा अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रैक्शनल फोर्स है, इस इंक्लाइन प्लेन और बॉडी के दरमियान फ्रैक्शन फोर्स है। अच्छा, अब इन तीनों के दरमियान मुकाबला है कि कौन सा ज्यादा वर्क डन कर रहा है। तो पहले ये याद रखिए, उसने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी, उसने क्वेश्चन में क्या कहा, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब है सबका सम 0 है, सबका नेट फोर्स 0 है, क्योंकि उसने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी, तो सबका नेट क्या है, 0। इसका ये मतलब हुआ कि इस फ्रैक्शन का और इन दोनों और इन तीनों का, यानी फ्रैक्शन WY F और इस सब का नेट फोर्स क्या है, 0। और नेट फोर्स तब 0 होगा जब फ्रैक्शन और WY और अप्लाइड फोर्स बराबर होगा। नेट फोर्स तब 0 होगा, यानी अगर फोर्स 100 न्यूटन है, सपोज फोर्स 100 न्यूटन है, वेट सपोज 40 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन है, जब ये और ये बराबर होंगे तो तब नेट फोर्स 0 आएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब है कि फ्रैक्शन अकेले WY और अप्लाइड फोर्स के बराबर है, तो इसका मतलब ये है फ्रैक्शन अकेले WY और इसके बराबर है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इन तीनों में सबसे बड़ा फोर्स जो है वो फ्रैक्शन है। इन तीनों में सबसे बड़ा फोर्स क्या है, फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन सबसे बड़ा फोर्स है तो इसका वर्क डन भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वर्क डन डिपेंड अपॉन फोर्स। तो फ्रैक्शन सबसे बड़ा फोर्स है तो वर्क डन भी सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सबका सेम है, डिस्प्लेसमेंट तो तीनों का सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस नहीं करते। तो फ्रैक्शन फोर्स सबसे बड़ा है, अगर सबसे बड़ा है तो वर्क डन भी सबसे ज्यादा करेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज क्लियर होगा, फिर भी कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह क्लास में आप लोग मुझसे पूछ लें। वैसे मैंने तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि इफ द डिस्प्लेसमेंट इज सेम, आप पढ़ें क्वेश्चन को पहले से पढ़ लिया करें ताकि आपको क्लियर हुआ। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर इज के। फोर्स कांस्टेंट का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट का मतलब है हुक्स कांस्टेंट, एंड दैट ऑफ अनदर वायर इज 3K। एक का K है, दूसरे का 3K। एक स्प्रिंग कांस्टेंट K, दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट 3K। अच्छा, when both the wires are stretched to the same distance, same distance का मतलब है डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। if the work done of W1 and W2 are, तो W1 और W2 बताओ। तो W1 हमें पता है बराबर है हाफ के x स्क्वायर के, किसके बराबर है, हाफ के x स्क्वायर, और W2 बराबर है हाफ के x स्क्वायर के। अब सुनिए, W2 बराबर है हाफ के x स्क्वायर के, तो W2 में जो K है वो कितना है, W2 में जो K है वो 3K है। पहला वाला K कितना है, पहला वाला K और दूसरा वाला 3K, तो दूसरे में पुट कर दे 3K, तो W2 में K क्या पुट किया, 3K,
आ जाएगा 3 बाहर निकाल दिया, अंदर बचा हाफ के x स्क्वायर। और ये x दोनों में क्या है, दोनों में x सेम, दोनों में x क्या है सेम, लेकिन एक में k 1 के, दूसरे में k 3 के। अच्छा तो 3 को बाहर निकाल दिया, ये क्या बचा, ये बचा W1, ये W1 के बराबर है, देखिए नजर आ रहा है। तो हाफ के x स्क्वायर W1 के बराबर है, तो W2 बराबर है 3 टाइम्स टू द W1। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि escape velocity on the surface of the earth is 11.2 if the mass of the earth, escape velocity given है, ये क्वेश्चन MCQ नंबर 3 है। escape velocity given है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड on the surface of the earth if the mass of the earth is increased twice and the radius becomes half। अच्छा कह रहे कि mass of the earth को डबल करो और रेडियस को हाफ करो, तो escape velocity कितनी होगी। तो देखिए escape velocity का इक्वेशन हमें पता है 2gm डिवाइड बाय r, दैट इज escape velocity। ओके अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मास को क्या करो, मास को करो 2m, मास को क्या करो 2m और रेडियस को करो हाफ, तो escape velocity हो जाएगी v प्राइम चेंज्ड। ओके तो ये 2 ऊपर जाएगा तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा क्योंकि ये डबल डिवीजन में जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2gm इंटू 4m, यानी 2 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हुआ तो 4। अच्छा अब इस तरह करो कि इस 4 को अंडर रूट से बाहर निकालो, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो अंदर बचा 2gm डिवाइड बाय r अंडर द रूट। ओके और ये वाली जो escape velocity, ये तो पुरानी वाली escape velocity है, यस पुरानी वाली escape velocity की इक्वेशन देखी 2gm by r अंडर रूट, ये पुरानी वाली escape velocity है, तो इसकी जगह पुट कर दो पुरानी वाली escape velocity, तो ये क्या हो जाएगा, तो न्यू escape velocity is double of the old escape velocity। और old escape velocity की क्या वैल्यू है, वो गिवन है 11.2, तो ये आ जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी is the correct answer। okay question number 4, an example of non-conservative force is a fractional force, option C। question number 4 में आ जाएगा option C, fractional force is non-conservative force। question number 5 आ जाएगा कि when the speed of your car is double, what factors does its kinetic energy increase। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, कह रहे कि स्पीड को हमने क्या किया 2 टाइम्स, और कहा कि ऑफ योर कार, यानी आपकी गाड़ी की बात कर रहा है, तो जब उसने आपकी गाड़ी की बात की तो ये आपको इशारा दिया कि कार का जो मास होगा, मास की तरफ इशारा किया, ऑफ योर कार यानी आपकी कार का कुछ मास तो होगा ना, तो ये मास यानी बॉडी की तरफ इशारा किया है। तो जब वेलोसिटी और मास हो तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, वो होगा हाफ mv², यानी हम वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे जिसका जिन टर्म्स का जिक्र क्वेश्चन में आ जाए। तो क्वेश्चन में मास का जिक्र आया और स्पीड का जिक्र आया, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ओके तो ये देखिए स्पीड को क्या करो 2v, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्राइम। ओके तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताएं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4v, तो 4 को बाहर करें तो ये आ जाएगा 4 बाहर हुआ, तो अंदर क्या बचा हाफ mv²। और ये बताएं ये हाफ mv² कौन सी काइनेटिक है, पुरानी वाली, यस तो ये हाफ mv² जो है ये पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी जगह पुट कर दो ke, तो ke प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स टू द ओल्ड, तो इसमें आ जाएगा 4 टाइम्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 हॉर्स पावर इज गिवन बाय, ये तो 9th क्लास वाले बच्चों को भी पता है कि 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें क्या कह रहे हैं, 7 में कह रहे हैं कि वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर क्या होंगी,
तो ये तो हमें आता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। वर्क कब नेगेटिव होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे, यानी एंटी पैरेलल होंगी। तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है, इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं। अच्छा, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 7 को देखें, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डी का थीटा। तो थीटा क्या पुट कर दो? थीटा पुट कर दो 180 और cos 180 -1। तो ये बताओ वर्क डन नेगेटिव आया? यस, वर्क डन नेगेटिव आया। वर्क डन नेगेटिव कब आएगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को गौर से सुने। जिन जिन टर्म्स का जिक्र आ जाए वो टर्म इक्वेशन में होना चाहिए। अब वो क्या है कि टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 have equal momentum with the kinetic energy e1 and e2 are in the ratio is। अच्छा, तो इसने कहा मास का जिक्र किया, मोमेंटम का जिक्र किया और काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया। तो काइनेटिक एनर्जी और मास और मोमेंटम का ये रिलेशन है, ये मैंने क्लास में डिराइव किया था अगर आपको याद हो। तो ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास का। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, गौर से सुने। वो कह रहा है कि मोमेंटम इज इक्वल, मोमेंटम इज इक्वल, यानी इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम बराबर, लेकिन इसका मास और काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। तो अगर इसका मास m1 होगा तो काइनेटिक एनर्जी e1, अगर इसका मास m2, इसकी काइनेटिक एनर्जी e2, मतलब दोनों का मास और दोनों की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट। अब वो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का रेशो मालूम करो। क्या मालूम करो? काइनेटिक एनर्जी का रेशो। अच्छा, तो E1 किसके बराबर है? E1 बराबर है p² बाय 2m1। E2 किसके बराबर है? p² बाय 2m2। ओके, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? आसान सी बात है, ये p² और p² क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचा? क्या बचा? ये देखें, ये डबल डिवीजन में है, डबल डिवीजन में ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E1 बाय E2 इज इक्वल टू m2 by m1। okay, so the ratio of the kinetic energy is m2 ratio m1। option number C is the correct answer। question number 9। okay, question number 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है the atmosphere held to the earth is due to gravity। atmosphere किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है। ग्रेविटी ना होता तो एटमॉस्फेयर उड़ जाता। ये तो बहुत ही आसान सी बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। अच्छा, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%। सुने, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है। तो इसका शॉर्टकट क्या है? सुनिए, जब आपसे कहें कि इंक्रीज, जब आपसे क्या कहें इंक्रीज, तो 10% इंक्रीज तो 2p + 1², ये शॉर्टकट है। 20% इंक्रीज तो 2p + 2², 30% इंक्रीज तो 2p + 3², 40% increase तो 2p + 4² and so on। These are the shortcut for increased। ये शॉर्टकट है किसके लिए? इंक्रीज के लिए। अच्छा, ये इंक्रीज का शॉर्टकट है। अब हम देखते हैं, बस ये भी मिटा देता हूं। अच्छा, ये इंक्रीज का शॉर्टकट है। अब डिक्रीज के शॉर्टकट देखिए, डिक्रीज के शॉर्टकट। अगर आपसे कहे कि 10% डिक्रीज तो आप 2p - 1², 20% डिक्रीज तो 2p - 2², 30% डिक्रीज तो 2p - 3² एंड सो ऑन। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% इंक्रीज, तो 20% इंक्रीज का ये शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? 2p + 2²। तो p कितना इंक्रीज? 20% + 2² 4 आ जाएगा। तो 2 20
इज 40 प्लस 4 44%. इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 को देखें क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि if the kinetic energy of a body becomes 4 times of the initial value, kinetic energy 4 times हुआ, तो याद रखिए किस चीज़ का जिक्र हुआ. kinetic energy becomes 4 times of the initial value, kinetic energy of the body. तो एक kinetic energy का जिक्र हुआ, एक body का मतलब mass, then the new momentum और momentum का जिक्र हुआ. 3 चीज़ों का जिक्र हुआ. kinetic energy of a body यानी kinetic energy और mass, और फिर देन द न्यू मोमेंटम यानी मोमेंटम का जिक्र हुआ. अच्छा, तो जब इन तीनों चीज़ों का जिक्र हुआ तो इक्वेशन क्या होगा. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइड बाय 2m. p² डिवाइड बाय 2m. जब ये तीन चीज़ों का जिक्र हुआ तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, तो 2m को उधर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 2me. अच्छा, इज इक्वल टू p² और स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट लें तो इक्वेशन आ जाएगा क्या p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me. That is the equation for the momentum. Momentum की equation आ गया. अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है सुने. वो कह रहा है कि kinetic energy becomes 4 times. Kinetic energy becomes 4 times. तो इस kinetic energy को 4 टाइम पुट करो. शाबाश. E की जगह क्या पुट कर दो 4e. अच्छा, तो E की जगह मैंने पुट कर दिया 4e. चले सही है. E की जगह 4e. अच्छा, करेक्ट. अब इस तरह करो कि ये 4 जो है ना इसको बाहर निकालो. तो 4 को जब मैंने बाहर निकाला तो बोर्ड गंदा शो तो 2 हुआ, क्योंकि 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा. तो अंदर क्या बचा, अंदर एज इट इज 2me अंडर द रूट. लेकिन जब 4 अंडर रूट से बाहर हुआ तो 2. अच्छा, अब ये देखें, ये अंडर रूट 2me को देखें. अंडर रूट 2me क्या चीज है, पुराना वाला मोमेंटम. यस, अंडर रूट 2me क्या है, पुराना वाला मोमेंटम. सो न्यू मोमेंटम इज डबल ऑफ पुराना. तो इसमें आ जाएगा becomes twice of its initial value. ऑप्शन ए. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. becomes twice. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है क्या. 2 bodies with kinetic energy in the ratio 4:1. kinetic energy क्या है 4:1. अच्छा, are moving with equal linear momentum. the ratio of their masses are. तो ये इक्वेशन तो हमने कर लिया पहले. अगर आप इसको देखिए एमसीक्यू नंबर 8 को, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो और मास का रेशो क्या है, इनवर्स है ना, ये उल्टा है. यानी अगर E1 by E2 है तो मास क्या होगा M2 by M1. ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर मास को उल्टा करो, इसको उल्टा करो तो ये आ जाएगा E2 by E1, ये हो जाएगा M1 by M2. तो M1 by M2 किसके बराबर है, E2 by E1, या E1 by E2 किसके बराबर है, M2 by M1. यानी काइनेटिक एनर्जी और मास इनवर्स है, मतलब उल्टा है. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशो 4:1 है तो मास का होगा 1:4. अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशो है 1:4 तो मास का क्या होगा 4:1, उल्टा. तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी. क्यों, क्योंकि देखिए M1 by M2 बराबर है E2 by E1. अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या गिवन है. काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन है 4:1. 4:1. तो E1 कितना है, E1 4 है, E2 कितना है 1 है. तो इधर पुट कर दो. तो E1 की जगह 4 और E2 की जगह 1, तो आ जाएगा 1:4. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. A body of mass 5 kg is moving with uniform momentum. अच्छा, moving with uniform ना दाव में जाना हुई. A body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg/s. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in kinetic energy. अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे कि increase in kinetic energy. तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और चेंज किसके बराबर है, चेंज बराबर है फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज किसके बराबर है, फाइनल माइनस इनिशियल. और फाइनल किसके बराबर है, हाफ mv f स्क्वायर, और इनिशियल हाफ
mvi²। इक्वेशन नंबर, तो ये बताएं, मास है यस, मास है यस, फाइनल वेलोसिटी है नो, इनिशियल वेलोसिटी है नो। अच्छा, तो क्या क्या गिवन है, पहले तो वैल्यूज लिख लेता हूँ कि क्या क्या गिवन है। तो देखिए मोमेंटम कितने गिवन है, मोमेंटम गिवन है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन, ये फोर्स गिवन है। मास गिवन है 5 kg, 5 kg मास गिवन है, और टाइम गिवन है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड जो है ये टाइम गिवन है। तो कह रहे कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करो। तो ये बताओ, इंक्रीज में मास भी है, मास भी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो हम पहले मालूम करेंगे फाइनल वेलोसिटी, ना इनिशियल वेलोसिटी, फिर फाइनल वेलोसिटी, और फिर उसमें पुटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में पुटिंग करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले मालूम करेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी किधर से मालूम करेंगे, मोमेंटम से। यस, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करेंगे मोमेंटम से। तो मोमेंटम का क्या फार्मूला है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। मोमेंटम का फार्मूला है P = mv। मोमेंटम का क्या फार्मूला है, P = mv। तो मोमेंटम कितना है, मोमेंटम है 10 और मास है 5। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो गई, बिल्कुल आसान है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस इक्वेशन में, मालूम हो गई। अब मालूम करेंगे फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, तो फाइनल वेलोसिटी में इक्वेशन क्या है, vi + at। ये बताओ vi है यस, ये बताओ एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन किधर से जुड़ा है, तो एक्सेलरेशन की जगह F/m, न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन की जगह F/m। तो ये कितना है 2, फोर्स कितना है 0.2, मास कितना है 5, टाइम कितना है 10 सेकंड। तो आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये क्या मालूम हुआ, फाइनल वेलोसिटी मालूम हुआ, फाइनल वेलोसिटी मालूम हुआ यस। अब इक्वेशन 1 में पुटिंग करें। इक्वेशन 1 में मास है यस, फाइनल वेलोसिटी है यस, मास है यस, इनिशियल वेलोसिटी है यस, जस्ट पुटिंग करें। जब हम इसमें पुटिंग करेंगे ना, तो चलो मैं पुट कर लेता हूँ, बिल्कुल नर्सरी क्लास की तरह पुट कर लेता हूँ। ½ mvf² - ½ mvi², बिल्कुल नर्सरी क्लास की तरह पुटिंग कर लेता हूँ। मास है 5 kg, फाइनल वेलोसिटी है 2.4, और मास है 5 kg और इनिशियल वेलोसिटी है 2। तो ये आ जाएगा 4.4 जॉल। दैट इज द करेक्ट आंसर, 4.4 जॉल, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, now come towards question number last, which is 14. Question number 14. If the force and displacement of the particle in the direction of force are double, कह रहे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डबल हो गए, तो वर्क क्या होगा। तो वर्क डन का फार्मूला है F.d। तो अगर फोर्स भी डबल, डिस्प्लेसमेंट भी डबल, फोर्स भी डबल, डिस्प्लेसमेंट भी डबल, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और ये Fd पुराना वर्क डन, तो न्यू वर्क डन इज 4 times to the पुराना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 में आएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिलहाल एमसीक्यूज के लिए इतना ही, 14 एमसीक्यूज थे। फिर भी इसमें से कोई मसला हुआ तो क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास में मैं इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन कर दूंगा कोई भी मसला हुआ। न्यूमेरिकल की वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।